बच्चों, मैं डिस्कवरी फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। ये बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ने से हम इसके पहले पढ़ते हैं ऑर्स्टीड का प्रयोग कि ऑर्स्टीड का प्रयोग क्या था। तो वैज्ञानिक ऑर्स्टीड ने अपने प्रयोगों के आधार पर देखा कि जब किसी चालक तार, इस प्रकार से चालक तार है और इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके समीप रखी चुंबकीय सुई जो है ये विक्षेपित हो जाती है। इसी प्रकार से जब किसी चालक तार में हम धारा की दिशा बदल देते हैं तो इस चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। उसी प्रकार से जैसे हम देखें कि जैसे ही हम इस चालक तार में धारा की प्रबलता को बढ़ाते हैं तो उस समय विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है। इस आधार पर वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो ये 1820 में वैज्ञानिक ऑर्स्टीड के द्वारा प्रयोग किया गया। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज है वो सबसे पहले वैज्ञानिक ऑर्स्टीड ने 1820 में की थी कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इस घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बाद में फिर 1820 में वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने कहा कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर बायो और सेवर्ट ने ही 1820 में किसी चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। हम नोट्स में लिखेंगे कि सन 1820 में बायो और सेवर्ट ने किसी चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। हम मान लेते हैं कि एक्स वाई एक चालक तार है और इस चालक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। तब इस चालक तार के एक छोटे से अल्पांश, तार की लंबाई तो बहुत अधिक हो सकती है, अब पूरे के पूरे तार के कारण से विद्युत धारा के कारण से बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब हम इस पूरे तार की बजाय हम इस तार का एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। तो इस अल्पांश को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं डीएल। ये डी का संदर्भ होगा कि तार की लंबाई बहुत अधिक है तो उसका छोटा सा भाग जो होगा उस छोटे से भाग को प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ पे डी का उपयोग किया। हम जैसे मान ले कि तार की लंबाई यदि एल है तो उसका छोटा सा भाग लेना है तो इसके लिए हमने डी का उपयोग किया है। तो डीएल, इस अल्पांश की जो लंबाई है इसको हमने कह दिया डीएल। तो डीएल क्या है? एक छोटा सा अल्पांश है। अल्पांश पे से एक कहानी याद आई कि एक व्यक्ति ने अपने परिचित को खाने पे बुलाया और खाने पे बुलाने के बाद उसको कहा कि आपको परिवार सहित खाने के लिए आप दोनों ही आमंत्रित हैं। जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि क्यों मित्र, आप अपनी अर्धांगिनी को लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोले ये तो है? तो बोले नहीं मित्र, ये अर्धांगिनी नहीं बल्कि मैं इनका अल्पांश हूं। कहने का तात्पर्य उनकी मिसेज जो थी वो बहुत मोटी ताजी थी। तो जब किसी बड़े भाग का हम छोटा सा भाग लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्पांश कहेंगे। अब इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहां से हम इसको मिलाते हैं तो अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और इसके बीच यहाँ जो कोण बनेगा इसको हमने कह दिया थीटा और यहाँ पे ये जो दूरी है इसको हमने कह दिया r। तो इस प्रकार से हमने डायग्राम कंप्लीट किया है। नोट्स में हमको लिखना है कि सन 1820 में वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने
किसी चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। हम फिर ये डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि माना कि एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक के एक छोटे से अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम यहाँ पे दर्शाते हैं B से, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक छोटे से अल्पांश के कारण से है, तो इसके लिए हमने dl लिखा था, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखेंगे dB। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है dB, तो फर्स्ट हम लिख देंगे यहाँ पे कि चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात लिखेंगे आप dB समानुपाती I। इसको हमने कह दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे जैसे हम धारा की प्रबलता को बढ़ाती जाएंगे, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती चली जाएगी। सेकेंड हम लिख देंगे यहाँ पे कि अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होता है। यदि अल्पांश की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कहा। थर्ड हम लिखते हैं कि अल्पांश की लंबाई, ये जो अल्पांश की लंबाई है ये और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाली कोण, तो बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात dB समानुपाती यहाँ पे लिख देंगे अपन। साइन का ज्या का मतलब होता है हमारा साइन से, तो dB समानुपाती हो गया साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। फोर्थ हम लिखेंगे अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB। ये लिख दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर हमने नाम दे दिया 4। इन सभी को हम मिलाते हैं, तो उपरोक्त सभी को मिलाने पर, उपरोक्त सभी को हमने मिलाया, तो इनको मिलाने पर हमारे पास में आ जाएगा ये dB समानुपाती, इसको लिख देंगे हम I, ये dl, और इसको हमने कह दिया साइन थीटा, और अपॉन इसको लिख देंगे r स्क्वायर। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसको हम k से दर्शाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ये dB इक्वल k I dl साइन थीटा अपॉन ये लिखेंगे इसको r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 5। यहां इसके नीचे लिखना है कि उपरोक्त समीकरण में k एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। हम लिखेंगे CGS पद्धति में वायु या निर्वात में k इक्वल होता है 1, इसलिए समीकरण 5 से dB इक्वल हो जाएगा ये k के स्थान पे 1, बाकी जैसा का वैसा, तो ये I dl और ये साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसको हमने लिख दिया गॉस। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 6। ये CGS पद्धति की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे SI पद्धति में, तो SI पद्धति में वायु या निर्वात में ये k इक्वल होता है ये μ0 अपॉन 4 पाई। ये μ0 क्या है, तो जहां μ0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, या इसको हम कहते हैं निरपेक्ष पारगम्यता। अब इस मान को हम समीकरण 5 में रख देते हैं। अब समीकरण 5 से तो dB इक्वल हो जाएगा ये μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, परंतु μ0 अपॉन 4 पाई इक्वल होता है 10 टू द पावर -7, तो ये समीकरण हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दिया। तो ये समीकरण हो जाएगा dB इक्वल 10 टू द पावर -7 और ये I dl साइन थीटा और अपॉन लिख देंगे r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया 8। समीकरण 6, 7 और 8 बायो-सेवर्ट के नियम के गणितीय व्यंजक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा के SI मात्रक को
परिभाषित कीजिए। तो उस समय अब हम विद्युत धारा के एसआई मात्रक की परिभाषा लिखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यदि डीएल इक्वल लिख दिया हमने 1 मीटर, डीएल इक्वल 1 मीटर मतलब ये जो है इसकी लंबाई ये कितनी हो जाए 1 मीटर, या यहाँ पे हम अलग से एक डायग्राम बना देंगे, और आर इक्वल हो जाए 1 मीटर, साइन थीटा इक्वल 1, या हम लिख देते हैं थीटा इक्वल यहां पे हो जाए 90। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, तथा dB इक्वल हो गया 10⁻⁻7। तो तब समीकरण 8 से, तो dB के स्थान पे लिख देते हैं हम 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 पहले से है, और ये लिख दिया हमने I। dl के स्थान पे रखना है अपने को 1, और साइन थीटा के स्थान पे भी हमको रखना है 1, और ये r के स्थान पे भी 1, इससे ये कैंसिल, तो 1 इक्वल I, या लिख देंगे हम I इक्वल 1 एम्पियर। इस 1 एम्पियर की हमको परिभाषा लिखना है। यहाँ पे हमने जो कंडीशन अप्लाई की है, तो ये क्या क्या है, dl इक्वल 1 मीटर और r इक्वल 1 मीटर, यानी कि जो बिंदु P है वो इस प्रकार से होगा, r इक्वल 1 मीटर, और साथ ही साथ थीटा इक्वल 90 भी है, और थीटा अल्पांश और इनके बीच बनने वाला कोण है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये dl इक्वल भी हो गया हमारे पास में 1 मीटर, और थीटा इक्वल 90, मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा ये हो जाएगा 90 का। तो उस समय इस स्थान पर जो dB है उस dB की वैल्यू हो जाए 10⁻⁻7, इसको हम लिख देंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम और टेस्ला भी कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या और एक मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो इस स्थिति में हम इस 1 एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे कि अर्थात 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में रखे 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, और बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा के एसआई मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर। इस एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे कि अर्थात 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। अब कई बार ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन आता है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 3 नियम है। तो जो पहला नियम है तो ये होता है दक्षिणावर्ती, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक पेच का नियम। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक पेच का नियम लगाएंगे, या हम दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे, या फिर दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। तो इन तीनों नियमों में से किसी भी नियम की सहायता से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक पेच का नियम लगाते हैं, तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक पेच का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्ती कारक पेच को हम इस प्रकार से घुमाएं कि वह विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही बल रेखाओं की दिशा होती है। ये मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक पेच का नियम है। दूसरा नियम हम पढ़ते हैं दाहिने हाथ का नियम। तो धारावाही तार है ये, तो इस नियमानुसार जैसे ये धारावाही तार हो गया, और इस धारावाही तार में विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो धारावाही तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो। यह अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है, तो ऐसा करने के लिए उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वही बल रेखाओं की दिशा होगी।
जैसे ये इस प्रकार से है, अब इसको हमने ऐसे पकड़ा तो अंगूठे को कहाँ रखना है, तो धारा की दिशा में रखना है, तो उंगलियां जिधर मुड़ेगी वही बल रेखाओं की दिशा होगी। तो उसके अनुसार देखें तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये इस प्रकार से अंदर, जब अंदर की ओर होगी तो इस प्रकार से, और जब बाहर की ओर होगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी तो हम इस प्रकार से लगाएंगे। तो अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कागज के तल के लंबवत या इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो इस प्रकार का हमने सिंबल बनाया। यहाँ पे दक्षिणावर्ती कारक पेज को ऐसे घुमा रहे थे तो ये अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है ऐसा, तो ये बल रेखाओं की दिशा होगी। तीसरा नियम क्या है, तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम, कि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत हो। अब यदि अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसको हमने इस प्रकार से रखा तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी।